हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एरा। अब मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 फिनिश किया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, या फिर कह लो टैक्सा पढ़े थे। कौन कौन से थे? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, ये सब हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। तो आज हमने स्टार्ट करना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हुई है। अब हम क्लासीफाई कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, तो सबसे पहले अरिस्टोटल जो थे उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट की थी। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था। उन्होंने कुछ कैसे क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स लिए प्लांट्स के। ठीक है, और उनके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को एज ट्री, श्रब और हर्ब्स में क्लासीफाई कर दिया। और एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड, कि अगर जिनमें रेड ब्लड है उनको अलग और एनिमल्स में कैटेगराइज कर दिया, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उनको अलग एनिमल्स में कैटेगराइज कर दिया। इस तरह उन्होंने एनिमल्स के दो ग्रुप बना दिए। नेक्स्ट, अब लीनस ने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। लीनस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसको हम बोलते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे दो किंगडम्स बनाए, दैट इज़ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब यहाँ पे सिंपल है कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें उन्होंने किसको रखा, प्लांट्स को, और जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें किसको रखा, एनिमल्स को। तो इस बेसिस पे लीनस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। अब यहाँ पे उन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो दे दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश नहीं किया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, किस बेसिस पे वो प्लांट और एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, या फिर एनिमल्स यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, इन सबको उन्होंने नहीं बताया। जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनमें भी उन्होंने कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की। ठीक है, इस तरह से जो सिंपली उन्होंने क्या देखा कि जो इमूवेबल हैं लेकिन जो लिविंग हैं उनको उसने किस में प्लेस कर दिया, प्लांट्स में, और जो मूवेबल थे उनको किस में प्लेस कर दिया, एनिमल्स में प्लेस कर दिया। तो ये सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में बिल्कुल फिट हो रहे थे, और कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो एनिमल्स की कैटेगरी में भी फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो दोनों की कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। इसलिए ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा था, इनएडिक्वेट था, ये इतना ज़्यादा कामयाब नहीं था। तो नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया ठीक है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, जिसमें थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फोर किंगडम सिस्टम भी था, और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी था। जो थ्री किंगडम एंड फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। इस बुक में आपके पास है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R H विटेकर ने दिया था इन 1969 में। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो R H विटेकर थे, इन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में डिवाइड किया। और वो पांच किंगडम कौन से थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इन पांच किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया R H विटेकर ने 1969 में। अब इनको पांच किंगडम में, ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में क्लासीफाई करने का क्या क्राइटेरिया था कि इन्होंने डीपर लेवल पे उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को स्टडी किया, और उनके बेसिस पे उन्होंने इन पांच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, उन्होंने ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर स्टडी किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी की। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कैसा न्यूट्रिशन का वो यूज़ कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी स्टडी किया कि ऑर्गेनिज्म में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो इन सभी करेक्ट फीचर्स को लेके उन्होंने ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, उनकी कैटेगराइजेशन की, और उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे
जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उससे उसको देने से पहले जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सबको प्लांट्स के अंदर ही रखा जाता था, ठीक है, किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो इतने सिमिलर नहीं हैं, ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो जिनके अंदर कॉमन सेल वॉल तो नहीं थी, ठीक है, कुछ के अंदर सेल वॉल थी लेकिन फिर भी उनको प्लांटी के अंदर ही प्लेस किया गया था। तो बाद में क्या देखा गया कि जो बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ठीक है, ये तो किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, बैक्टीरिया के साथ इन दोनों की रिजेम्बलेंस हो रही है, इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर मैच कर रहे हैं, ठीक है, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखी गई। नेक्स्ट क्या देखा गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक ही साथ प्लेस कर दिया गया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने से पहले, ठीक है। और क्या देखा गया कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था 2 किंगडम या 3 किंगडम या 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फंजाई और ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स को क्या किया गया था, एक ही ग्रुप में किंगडम प्लांटे में प्लेस कर दिया गया था। लेकिन इनमें डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था, इनकी वॉल कंपोजिशन में डिफरेंस था। जो फंजाई थी उसकी वॉल जो थी वो किससे बनी हुई है, कौन से मटेरियल से, काइटिन से। लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें जो सेल वॉल कैसी होती है वो सेलुलोजिक होती है, ठीक है। तो इन सब फीचर्स के बेसिस पे क्या हुआ, हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में प्लेस कर दिया। वैसे ही जब हमने देखा कि फंजाई जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग हैं फ्रॉम प्लांट्स, फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई है, ठीक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जब स्टडी किया गया तो फंजाई जो है ना तो वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रही थी, ना ही वो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आ रही थी, ना ही वो प्लांट्स की कैटेगरी में आ रही थी, और ना ही वो एनिमेलिया की कैटेगरी में आ रही थी। तो उसको एक अलग ही किंगडम में प्लेस कर दिया गया, दैट इज़ किंगडम फंजाई, ठीक है। तो और क्या हुआ कि ये सब ड्रॉबैक्स देखने के बाद यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए बाकी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, तो इन ड्रॉबैक्स को लेके बाद में जब स्टडी हुई तो यहाँ पे हमने जब किंगडम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, हमने क्या किया, किंगडम फंजाई बनाया। नेक्स्ट जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किसके अंडर रखा, किंगडम मोनेरा के अंडर। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने किसके अंडर रखा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो किंगडम प्लांटे थे उनके अंदर हमने किन को रखा, जितने जो जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनको हमने किसके अंडर रखा, किंगडम प्लांटी के अंदर। और नेक्स्ट था हमारा किंगडम एनिमीलिया जिसमें हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या हुआ कि हमने क्या क्या किया, हमने प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिफरेंट किंगडम में क्लासीफाई किया, ठीक है। ऐसे क्लासीफाई किया हमने इम्प्रूवमेंट्स की। जो पिछले क्लासिफिकेशन सिस्टम थे दैट इज़ 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिए गए थे उनकी हमने ड्रॉबैक्स को लिया और हमने उनको इम्प्रूव किया। हमने ऑर्गेनिज्म के डीपर करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी किया, तब जाके हमने जो RH विटिकर थे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को ही नहीं स्टडी किया बल्कि उनकी फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी स्टडी किया। तब जाके उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया और ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट किंगडम पढ़ेंगे दैट इज़ किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम मोनेरा पढ़ने से पहले हम ऊपर जो आपको टेबल दिया गया है 5 किंगडम का और उनकी करेक्टरिस्टिक्स का वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 5 किंगडम है उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सबसे पहले अगर हम देखें कि इनकी सेल टाइप क्या है,
तो मोनरा में जो सेल टाइप है वो कौन सी है, प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल, सॉरी डीएनए मटेरियल है, उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दैट इज न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अराउंड डीएनए। अब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। तो मोनेरा की सेल टाइप कैसी है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की कैसे हैं, यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है मोनेरा में वो कैसी है, नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब इसमें सेल्यूलोज कंपोनेंट नहीं है। इसमें क्या है, पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमीनो एसिड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट से ये मोनेरा की सेल वॉल बनी हुई है। अब प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती है। ठीक है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, काइटिन से। नेक्स्ट प्लांटे में सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, क्यों है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमिलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि लेवल कौन सा है बॉडी का। ठीक है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बॉडी कैसे बनी हुई है। तो मोनेरा की बॉडी जो है वो कैसी है, सेलुलर। वहाँ पे एक सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो है वो मिलके ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जनरली मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जनरली सिंगल सेल। ठीक है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप भी बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर बट अ लूज टिश्यू। बहुत सारे सेल जो है वो मिल जाते हैं लेकिन वो एक लूज टिश्यू बनाते हैं। वो प्रॉपर जो है वो पूरी तरह टिश्यू का भी काम नहीं करते, लेकिन प्रॉपर वो क्या होते हैं, अलग अलग सेल भी नहीं होते, एक लूज टिश्यू की फॉर्म में होते हैं। प्लांटे में क्या है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल है। एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे ये अपना खाना लेते हैं। तो मोनरा जो है उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। अब आपको पता है ऑटोट्रॉपिक की दो टाइप्स होती हैं, एक कीमोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट है हिटीरोट्रोपिक। हिटीरोट्रोपिक भी होते हैं मोनेरा। हिटीरोट्रोपिक में कौन कौन सी टाइप होती है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है, जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे या फीड करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक भी होते हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसाइड करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, वो कौन से हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा कैसे कैसे होते हैं, कौन सा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा जो है वो इनमें वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है इनमें, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हमारे फंजाई। फंजाई हमेशा कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक में भी ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। नेक्स्ट प्लांटी। प्लांटी कैसे होते हैं, प्लांट्स आपको पता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, एनिमिलिया कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक में भी या तो ये होलोजोइक होते हैं, जो सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, और या फिर होते हैं सैप्रोफिटिक, जो डेड रिमेनिंग और ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये थी आप हमारी 5 किंगडम के करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट किंगडम, दैट इज़ किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को हम किंगडम मोनेरा में प्लेस करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आपको पता है हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम हैबिटेट्स क्या हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट,
स्नो, डीप ओशन, वॉल्केनोज, उनमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाथों पे, हमारे बुक्स पे, हमारे बेड पे, हमारे खाने में, हमारी हवा में, सब जगह बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है। ठीक है। और इनकी शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट है स्फेरिकल, या फिर जिसको हम बोलते हैं कोकस। ठीक है। प्लूरल में क्या बोलेंगे? कोकाई। रॉड शेप हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बैसिलस। कॉमा शेप हो सकते हैं जिसको हम बोलेंगे विब्रम। और स्पाइरल हो सकते हैं जिसको हम बोलेंगे स्पाइरुलम। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है राउंड शेप, ये आपके कोकस। ठीक है। ये है रॉड शेप, दैट इज बेसिलाई। ये है आपके स्पाइरल शेप, दैट इज स्पाइरलम। और कॉमा शेप, दैट इज विब्रम। नेक्स्ट, अब बैक्टीरिया जो हैं ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, होता इनमें सिंगल सेल है, लेकिन इनका सेल की भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इनमें एक ही सेल होता है जो इसकी बॉडी की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है। बैक्टीरिया जो हैं वो, मैंने आपको पहले बताया, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, दैट इज़ वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया। नेक्स्ट, अब और कैसे हो सकते हैं? बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ये फीड कर सकते हैं, दैट इज़ ये क्या हुए? सैप्रोफिटिक। ठीक है। नेक्स्ट, अब बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं, दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्टली हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। जो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो मीन्स सॉल्ट, फाइल्स मीन लवर। हॉट स्प्रिंग्स में जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पे जो पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइट्स। जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदल वाले एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। ठीक है। अब ये आर्ची बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये जो मिथेनोजेंस हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में तो पाए जाते हैं, और साथ ही जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपकी काऊ, बफेलो, ठीक है, जो रूमिनेट करते हैं फूड को, फिर से क्या करते हैं? चबाते जाते हैं। आपने देखा होगा काऊ और बफेलो क्या करती हैं? खाना खाने के बाद कई बार फिर अपने मुंह में चबाती रहती हैं। ठीक है। तो वो होते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है। इनमें थर्ड आई थिंक सेकंड स्टोमक प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक में पाए जाते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है। ये थे हमारे आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप है हमारी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है। तो यू बैक्टीरिया क्या हो गए? हमारे ट्रू बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो सेल वॉल जो होती है वो कैसी है? रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, दैट इज़ मूवेबल भी हो सकते हैं, मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, और मूवमेंट के लिए इनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजुलम। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो एग्जांपल है, इसमें जो एग्जांपल है दैट इज़ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब नाम तो इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो किसके हैं? सारे बैक्टीरिया के हैं, इसीलिए इसको किसमें प्लेस किया गया है? किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कैसे हुए? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल हो सकता है, या फिर बहुत सारे सेल एक कॉलोनी बना के रह सकते हैं, या फिर एक फिलामेंट की फॉर्म में जो सेल जो है एक धागे की फॉर्म में, बहुत सारे सेल एक धागे की फॉर्म में, या फिर एक सिंगल सेल जो है वो धागे की फॉर्म में अरेंज हो सकता है। ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल स्पेस में भी ये पाए जा सकते हैं।
ठीक है। अभी जो साइनोबैक्टीरिया की ये जो कॉलोनीज़ होती हैं, ये कॉलोनीज़ के अराउंड ये जो कॉलोनी को जो ऑर्गेनिज्म इस कॉलोनी को बनाते हैं, इस कॉलोनी के अराउंड ये क्या करते हैं, जेल लाइक शीथ कवरिंग इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक जेल की तरह शीट एंड कवरिंग जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये आपने देखा होगा कि कभी कभी आप देखते हो तालाब होता है, तालाब के ऊपर बहुत सारी काई जमी होती है, ग्रीन कलर की एल्गी जमी होती है। ठीक है, हम उसको एल्गी बोलते हैं, लेकिन कई बार वो क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा हमें ऊपर ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रेशन को अपने सेल्स में फिक्स करने का काम करते हैं, और वो सेल इनकी बॉडी के जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अपने में, ऐसे स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और एक किस में कौन से बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं, नॉस्टॉक और एनाविना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करके अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। अब यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे अपना एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है इनका रोल होता है किसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सिल्फर, मतलब मिनरल रिसाइकलिंग में इनका मेन रोल होता है। नेक्स्ट ये थे हमारे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, नॉस्टॉक है, यहाँ पे ये कॉलोनियल फॉर्म में रह रही है, कॉलोनी के अराउंड ये मिसलिजिनियस शीट प्रेजेंट है ब्लू कलर की। ठीक है। अब इस कॉलोनी में कुछ सेल्स जो हैं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, दैट इज वो इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस्ट, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने सेल में फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हीटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हीटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। इनका मेन रोल क्या होता है, ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, हीटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और कई बार नुकसान भी करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, ये मिल्क से कर्ड बनाते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, जो दालें होती हैं, उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। तो उन प्लांट्स में जहाँ पे वो लगाए जाते हैं, उनकी सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम भी करती हैं, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है, और क्या कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये हीटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, पैथोजन का भी काम कर सकते हैं। पैथोजन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है। और कौन कौन सी डिजीज़ ये कॉज कर सकते हैं, लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो ये हीटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से मोड से रिप्रोड्यूस कर सकता है, या तो वो फिशन कर सकता है, फिशन मतलब एक बैक्टीरिया के सेल सिंपली दो में डिवाइड हो गया, उसको हम बोलेंगे फिशन, बाइनरी फिशन। नेक्स्ट और क्या कर सकता है, बैक्टीरिया स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन रिप्रोडक्शन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है, बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बॉडी के अराउंड एक रिजिड कवरिंग बना लेता है, और अपने बॉडी के अंदर क्या करता है, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये स्पोर्स बैक्टीरिया की बॉडी से रिलीज़ होते हैं, और जहाँ जहाँ ये स्पोर्स पड़ते हैं, वहाँ वहाँ क्या होता है, ठीक है, वहाँ उन स्पोर से नए नए बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। कैसे शो करता है, इनमें सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जहाँ पे ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो क्या होता है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो ये है इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है।
अब एक और बैक्टीरिया है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, द लैक सेल वॉल। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब क्या है, जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, उनको ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक। तो माइकोप्लाज्मास जो हैं ये सबसे छोटे लिविंग सेल हैं, विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, चाहे और डिजीज़ ये एनिमल्स में भी कॉज कर सकते हैं और प्लांट्स में भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।